नमस्कार, आप देख रहे हैं देश प्रदेश और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। देहरादून की रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस पर परेड और शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में राज्य के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी ने शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों का शॉल उड़ाकर सम्मान किया। अभिनंदन कर रहे हैं उन शहीदों की, उनकी शहादत का। और माननीय मुख्यमंत्री 19 करोड़ रुपए की लागत से 223 वाहनों का क्रय अभी तक किया जा चुका है। हमने पीएससी और आईआरबी के जवानों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए ट्रकों के स्थान पर 73 बसों का क्रय किया है। साथियों, हमारी सरकार द्वारा पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए पुलिस सैलरी पैकेज में भी 75 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अब तक 15 करोड़ से अधिक की राशि दिवंगत पुलिस कर्मियों के परिजनों को प्रदान की जा चुकी है। इतना ही नहीं, हम पुलिस कर्मियों के वेतन, भत्ते, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अवकाश से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे उन्हें सुविधाओं का लाभ समय पर और सुगमता से मिल सके। आपदा राहत कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने एसडीआरएफ की एक नई कंपनी की स्वीकृति भी प्रदान की है, जिसके तहत 162 नए पदों का सृजन किया गया है। साथ ही हमने जवानों और अधिकारियों की कमी को दूर करने के लिए 6 थानों और 21 पुलिस चौकियों के सुचारू संचालन हेतु 327 पदों की स्वीकृतियां प्रदान की हैं। इसके साथ ही पीपीएस के ढांचे में 11 नए पदों का भी सृजन किया गया है। इससे न केवल उत्तराखंड पुलिस परिवार का विस्तार होगा, बल्कि पुलिस कर्मियों को पदोन्नति के बेहतर अवसर भी मिलेंगे। राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सर्जित होंगे। इस दिशा में सरकार ने उप निरीक्षकों के 222 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की है। साथ ही 2000 सिपाहियों की भर्ती की प्रक्रिया भी प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त हमने राज्य में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड खेल नीति के तहत कुशल खिलाड़ियों के लिए पुलिस विभाग में विशेष कोटे के माध्यम से भर्तियों का प्रावधान भी किया है। साथियों, हमारी सरकार पुलिस परिवार के भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर आज के इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों के कल्याण के लिए मैं जो कुछ काम आगामी समय में हम करने वाले हैं, उनको आपके समक्ष घोषणा के रूप में यहाँ पर रखना चाहता हूँ। पुलिस कर्मियों के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए जो लंबे समय से मांग है, और पिछले वर्ष भी मैंने उसमें जो एक धनराशि की बात करी थी, उसकी काफ़ी धनराशि, 1/3 धनराशि अभी तक शासन से स्वीकृत भी हो चुकी है। आवासीय भवनों के निर्माण के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। उत्तराखंड पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के पौष्टिक आहार भत्ते में 100 रुपए की वृद्धि की जाएगी। उत्तराखंड पुलिस विभाग में कार्यरत निरीक्षकों और सहायक उप निरीक्षकों की वर्दी भत्ते में भी 3500 रुपए की वृद्धि की जाएगी। 9000 फीट से अधिक ऊंचाई पर तैनात पुलिस और एसडीआरएफ कर्मियों के लिए उच्च तुंगता भत्ता 200 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिदिन किया जाएगा। मैं इस अवसर पर अपने पुलिस के उच्चाधिकारियों से ये अपील करता हूं कि हमें पुलिस कर्मियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन के जो कार्यक्रम हैं, वह भी समय समय पर आयोजित करने चाहिए। कई बार पुलिस कर्मियों को कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, उनका सामना करना पड़ता है, जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसलिए उन्हें सही संसाधन और समर्थन प्रदान करना, उनका प्रोत्साहन करना हम सभी का कर्तव्य है। अंत में मैं पुनः सभी हमारे बलिदान हुए पुलिस कर्मियों को, जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आइए हम सब मिलकर उनके आदर्शों और सपनों को साकार करने का संकल्प लें और एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर व्यक्ति सुरक्षित और खुशहाल जीवन जी सके। धन्यवाद।
गदरपुर के सदलीगंज गांव में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। आरोप है कि अस्पताल में प्रशिक्षित डॉक्टर नहीं है, ना ही कोई महिला डॉक्टर और ना ही किसी तरह की इमरजेंसी सुविधा है। साथ ही परिजनों ने डॉक्टरों पर मामले को दबाने की कोशिश का भी आरोप लगाया है। लेटेस्ट एक अल्ट्रासाउंड कराया जिसमें बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ थे। दोनों स्वस्थ होने के बाद इन्होंने कहा कि जी बच्चे की हल्की सी धड़कन कम है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो घर के जो साथी थे उन्होंने बोला कि ठीक है आप ऑपरेशन करो, हमें तो दोनों चीज़ें सही चाहिए। तो उन्होंने डॉक्टर और अस्पताल, निजी अस्पताल प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी पर उन्होंने कहा कि हम ऑपरेशन इसका कर देंगे और दोनों सही हो जाएंगे। तो उन्होंने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करने के साथ ही इन्होंने बहुत बड़ी एक लापरवाही करी और ना तो किसी को वहाँ जाने दिया, ना बच्चे को देखने दिया, ना जच्चा को देखने दिया। और अंदर हम लोग डिमांड कर रहे थे कि हमें जाने दो या हमें कुछ बताओ, इन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। और उसके बाद जो है क्या जी आपका मरीज़ यहाँ से ले जाना पड़ेगा, बच्चा आपका डेड हो गया। जच्चा बच्चा की मृत्यु जो हुई है ये एक हॉस्पिटल है गदरपुर में, सहारा हॉस्पिटल। सहारा हॉस्पिटल के नाम से एक हॉस्पिटल खोल रखा है जिसमें ना ही डॉक्टर हैं, ना ही कोई इंस्ट्रूमेंट है, ना कोई मशीनरी है और ना ही कोई ऑपरेशन की सुविधा है। इन लोगों ने फर्जी अस्पताल खोल रखा है जिसमें कि जो हमारे गांव से पेशेंट गए इन लोगों को फंसाकर वहां ज़बरदस्ती इनका ऑपरेशन कर दिया, जबकि जांच रिपोर्टें कराई गई थी। जांच रिपोर्टें सभी नॉर्मल थी। सारी रिपोर्टें नॉर्मल होने के बावजूद उन्होंने ऑपरेशन किया और जच्चा बच्चा की मृत्यु इनके गलत ऑपरेशन के कारण हुई। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की लखनऊ से बड़ी खबर की, जहां यूपी रोडवेज को योगी सरकार की बड़ी सौगात मिली है। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। यूपी रोडवेज में 6000 संविदा बस चालकों की भर्ती होगी। ₹1.89 प्रति किलोमीटर के हिसाब से मानदेय होगा और 5000 किलोमीटर पूरा करने पर 3000 प्रोत्साहन राशि मिलेगी। 2 साल की निर्धारित सेवा पूरी करने पर वेतन मिलेगा। ईपीएफ दुर्घटना बीमा 7,50,000 की सुविधा होगी। और आपको बता दें कि फ्री बस यात्रा पास की भी सुविधा यहां पर दी जाएगी। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर यूपी रोडवेज को योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या तोहफा रोडवेज कर्मचारियों को दिया गया है मुख्यमंत्री द्वारा? देखिए दीपा, जिस तरह से निरंतर जो है उत्तर प्रदेश में इस चीज की मांग भी बहुत दिनों से थी, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश रोडवेज है वो काफी हाशिए पे चला गया था। उसका कारण ये था कि भर्तियां नहीं हो पा रही थी। अब परिवहन विभाग और मुख्यमंत्री के सौजन्य से ये एक बड़ी जो है सफलता उत्तर प्रदेश को मिली है। इसमें कम से कम नहीं कुछ तो सैकड़ों युवा जो है वो उनको रोजगार मिलेगा, रोजगार पर जिंदगी जिएंगे वो। और सबसे बड़ी बात है कि जो उत्तर प्रदेश में निगम की बसें हैं उनमें भी बढ़ोतरी होगी और जो युवा ऐसे हैं जो संविदा पे काम करना चाहते हैं उनके लिए भी ये खुशी का क्षण होगा। और इस बाबत अगर बात की जाए तो जो युवा हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनको इस फैसले से काफी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अच्छा, आपने कहा लंबे समय से मांग चल रही थी क्योंकि भर्ती नहीं हो रही थी, अब संविदा पे भर्तियां हो रही हैं। क्या जो रोडवेज कर्मचारी है वो इस बात से खुश हैं? सिर्फ रोडवेज कर्मचारी ही नहीं, आसपास के जो युवा हैं, क्योंकि देखिए इसमें तो जो नए लड़के हैं उनको भी जगह मिलने जा रही है, तो उनके अंदर भी एक खुशी है, उनका भी परिवार चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 साल अगर आप संविदा में ठीक से ईमानदारी पूर्वक नौकरी कर लिए तो आप परमानेंट हो जाएंगे। ये उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन विकल्प जो है रखा गया है। तो कहीं ना कहीं से ये जो सरकार का फैसला है ये उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बेहतर फैसला माना जा रहा है। अच्छा, आपने कहा परमानेंट हो जाएंगे 2 साल के बाद, क्योंकि हमने देखा है संविदा कर्मियों की सबसे ज्यादा समस्या ही ये होती है कि जब सेवा पूरी हो जाती है उसके बाद नियमितीकरण की मांग जब वो करते हैं तो मांग अधूरी रह जाती है। ऐसे में क्या गारंटी है और क्या मानक तय किए गए हैं इनके परमानेंट होने के? देखिए, ये 2 साल तक इनको निर्विघ्न रूप से काम करना होगा। इस 2 साल की ड्यूटी के बीच में इनके ऊपर कोई दाग नहीं लगना चाहिए, कोई किस तरह का बेईमानी या फिर ड्यूटी में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। इस तरह के करीब 17 बिंदु हैं और 17 बिंदुओं पर विचार करते हुए इनको जो है आगे कंटिन्यू किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप जानकारी के लिए।
और अब बात करेंगे इटावा से बड़ी खबर की, जहां मुलायम सिंह यादव की समाधि पर तेज प्रताप ने माथा टेका है। माथा टेक नामांकन के लिए रवाना हुए हैं और करहल सीट से सपा प्रत्याशी हैं तेज प्रताप यादव। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इटावा से, जहां मुलायम सिंह यादव की समाधि पर तेज प्रताप ने माथा टेक कर वो आगे नामांकन के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि सपा से प्रत्याशी हैं तेज प्रताप, करहल सीट से उन्हें मैदान में उतारा गया है। जनता ने मन बना लिया। जो रुझान निकल के आ रहे हैं, जनता का जो मूड है वो समाजवादी पार्टी के साथ, आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में और बड़े अंतर के साथ समाजवादी पार्टी सीट को जीतेगी। करहल वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ? करहल से हम लोगों का लगाव कई पीढ़ियों का है। यहाँ के लोगों से घरेलू लगाव जुड़ाव रहा और मुझे फिर से उनका सेवा करने का मौका मिले, उनका समर्थन आशीर्वाद प्राप्त हो, यही मेरी कामना। भाजपा लगातार पूरी दमखम से लगी हुई है, कैसे देख रहे हैं? ये दमखम केवल शासन प्रशासन का है, जनता में कोई भाजपा का दमखम नहीं। लोग उनकी मीटिंगों में नहीं जा रहे हैं, वोट मांगने जा नहीं पा रहे हैं। कोई ऐसा मुद्दा एजेंडा नहीं है जिसको लेकर जनता के बीच में जा सके। और करहल का पूरा आशीर्वाद समाजवादी पार्टी के साथ है। और मनोज कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, जानकारी चाहेंगे, आज करहल विधानसभा सीट से सपा के जो प्रत्याशी हैं तेज प्रताप यादव, उन्होंने नामांकन किया है। उससे पहले मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर वो पहुंचे थे। किस तरीके से पूरा कार्यक्रम रहा? जी दिव्या जी, जैसा कि आज मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर नामांकन है, वहाँ तेज प्रताप जी काफी भीड़ के साथ मुलायम सिंह की समाधि स्थल पर पहुंचे, वहां माथा टेका, आशीर्वाद लिया। वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि करहल में पारिवारिक और व्यक्तिगत लगाव है, वोटर हमारे साथ है और वहां भाजपा का किसी भी तरह का कोई वजूद नहीं है, इसलिए यहाँ से सीट हमारी निश्चित ही निकलेगी। जी, यहाँ पर करहल की अगर बात की जाए, करहल विधानसभा सीट से सपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसके अलावा वहाँ पर अन्य दलों से कौन कौन प्रत्याशी हैं जिनके बीच में टक्कर देखी जा सकती है? जी, अभी तक भाजपा ने भी जहाँ टक्कर देने की बात है तो भाजपा के ने अभी तक प्रत्याशी वहाँ घोषित नहीं किया है। और अभी आज पहला नामांकन तेज प्रताप ने भरा हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए मनोज। वही बड़ी खबर ललितपुर से है। नाबालिग मुखबधिर लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, परिजनों की अनुपस्थिति में वारदात को अंजाम दिया गया है। परिजनों के आने पर संदिग्ध अवस्था में लड़की पाई गई। मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। जाखोरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ललितपुर से, जहां पर एक मुखबधिर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है और परिजनों की गैर मौजूदगी में ये घटना हुई है। जिसके बाद जैसे ही परिजन वापस लौटे, वैसे ही संदिग्ध अवस्था में उन्होंने अपनी बच्ची को वहां पर देखा। वहीं पुलिस को सूचना दे दी गई है, मामला दर्ज करा लिया है और पुलिस इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। जखौरा थाना क्षेत्र का ये मामला है। जखौरा अंतर्गत एक बच्ची के साथ किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा, जब उसके पारिवारिक जन घर पर नहीं थे, गलत काम किए जाने की सूचना बच्ची के पिता के द्वारा थाने पर आकर दी गई थी। इस सूचना पर जखौरा पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ित बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। प्रकरण के संबंध में थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अज्ञात व्यक्ति की पहचान की जा रही है। इस प्रकार का कुकृत्य करने वाले अपराधी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुजफ्फरनगर कांग्रेस नेता अरशद राणा ने मीरापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए पहले ही दिन पर्चे की खरीदारी की थी, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों में हलचल मच गई थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पहले ही प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया था। इसके बाद भी अरशद राणा ने नामांकन पर्चा खरीद लिया। अब इंडिया गठबंधन से नाराज होने के बाद अरशद राणा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और तुरंत AIMIM ज्वाइन कर ली है। विकास का है, बेरोजगारी का है, लोगों की मोहब्बत का है। लोग परेशान हैं कि प्रतिनिधि को बार बार वोट दिया जाता है लेकिन प्रतिनिधि बाद में जो है हाथों नहीं आते।
तो अब की बार तो जो हाथ आने वाला वो बीच में आ गया भाई। अब की बार तो आदेश बाबू सर समाज के साथ में, जिसने अपनी पत्रकारिता के दौरान ये नहीं देखा जब कलम चलाए कि हिंदू है, मुसलमान है या कौन है कौन नहीं है, मेरे लिए सर समाज एक है और सर समाज की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और सर समाज के सम्मान के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मैदान में उतारा है, तो उन्होंने बड़ा यकीन मेरे ऊपर जताया। इंशाल्लाह उस यकीन को कायम रखूंगा। बात करेंगे कन्नौज से खबर की, जहां पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एसपी अमित कुमार आनंद, सीओ समेत अन्य पुलिसकर्मियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। एसपी ने शहीद पुलिसकर्मियों की वीर गाथा का वर्णन भी किया। आपको बता दें कि 21 अक्टूबर 1959 को चीनी हमले में 10 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। इस मौके पर दिसंबर 2023 में शहीद हुए सचिन राठी को भी याद किया गया। उनके परिजनों को लखनऊ में सीएम योगी ने सम्मानित किया। उसी पद पर द्विगुणित साहस व मनोयोग से आगे बढ़ने के लिए कानपुर में गोविंद नगर विधानसभा में 3 महीने पहले बने पुल की हालत जर्जर स्थिति में है। बता दें कि पनकी पावर प्रोजेक्ट से पनकी मंदिर के दोनों तरफ 60 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण कराया गया था, जिसकी हालत अब जर्जर है। दोनों पुलों में जगह जगह दरारें देखने को मिल रही हैं। वहीं मामले की शिकायत मिलने के बाद मौके पर विधायक सुरेंद्र मैथानी ने दोनों पुलों का निरीक्षण किया और पाया कि पुल में जॉइंट्स को बदलने का काम किया जा रहा है और अपनी कमी छुपाने के लिए युद्ध स्तर पर रिपेयरिंग भी की जा रही है। विधायक ने मामले को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने की बात कही है। अब देखना ये होगा कि मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। पनकी पुल दरकने की शिकायत पर जब विधायक सुरेंद्र मैथानी पुल का निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां पर जो उन्होंने पाया कि पुल में दरारें पड़ रही हैं और उनके निरीक्षण के बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सेतु निगम और ठेकेदार जो हैं वो युद्ध स्तर पर काम करने में जुट गए हैं। इस पुल को फिलहाल जनता के लिए तो बंद कर दिया गया है, लेकिन आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि अभी इस पर पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल या कार ही केवल चल रही थी। इस पे कोई बड़ी गाड़ी या हैवी गाड़ी नहीं चल रही थी। अगर कहीं वो बड़ी गाड़ियाँ या ट्रक इस पे चल रहे होते तो शायद बड़ा हादसा हो जाता। लेकिन विधायक को जैसे ही पता चलता है वो यहाँ मौके पर पहुँचते हैं, निरीक्षण करते हैं और निरीक्षण करने के बाद जब वो इसमें दरारें पाते हैं तो वो इसको लेके काफ़ी गंभीर हो जाते हैं और जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं उनसे बात करते हैं। और बात करने के बाद आपको नज़ारा हम इस पनकी पुल का दिखा रहे हैं जो 60 करोड़ रुपए की लागत से खुद यहाँ पर सुरेंद्र मैथानी ने ही इसका निर्माण करवाया था, बनवाया था। वो मात्र 2.5 से 3 महीने में ही इस पुल में दरारें पड़ने लगीं। वहीं हमने जब विधायक से इसको लेकर बात करी तो विधायक का सीधा सा कहना था कि जो भी इसमें दोषी होगा, जिन लोगों की भी इसमें कमी पाई जाएगी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये सरकार जो है मोदी और योगी की सरकार है जो भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती है। उन्हीं ने ये भी कहा कि हम स्वयं मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत करेंगे और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग भी करेंगे। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी, HNN न्यूज़ कानपुर। विकास के लिए प्रतिबद्ध और कानपुर शहर में खास करके जो अगर गोविंद नगर विधानसभा की बात की जाए तो उस क्षेत्र में चाहे सड़कें हो चाहे पुल हो, उनका जिस तरीके से जितना विकास करवा रहे हैं वो हमारे साथ खुद मौजूद हैं सुरेंद्र मैथानी जी। मगर अभी उन्हीं ने खुद ही अपनी ही सरकार से होते हुए, विधायक होते हुए उस पुल के ऊपर उन्हीं ने वहाँ आवाज़ उठाई है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी गरीबों के लिए वो खड़े हुए थे जिसमें उन्हीं ने बुलडोजर को भी वापस करवा दिया था। तो अपनी ही सरकार में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले विधायक सुरेंद्र मैथानी जी हमारे साथ खुद मौजूद है। सर, अभी ये ब्रिज आपने बनवाया, जो पुल बनवाया वो दरकने लगा अभी से, तो आखिर ये क्या मामला है? हाँ, देखिए, मोदी जी और योगी जी बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। हम लोग जो योजनाएं लेकर उनके पास जाते हैं वो कानपुर के डेवलपमेंट के लिए तुरंत उसको स्वीकृत करते हैं। सरकार को ईमानदारी से समर्पित कर रहे हैं। पर कुछ अधिकारी जो सरकार को बदनाम करने की साजिश मुझे लगता है विपक्षियों के इशारे पर कर रहे हैं और ईमानदार मुख्यमंत्री जो योजना दे रहे हैं तो उनके आँख, कान, नाक हम लोग हैं।
हम अपने क्षेत्र में उन चीज़ों को संभालेंगे, क्योंकि उन्होंने तो योजना दे दी। अब ये जिम्मेदारी नैतिक हमारी है कि जनता को जो चीज़ समर्पित हो वो कहीं गुणवत्ता विहीन नहीं होनी चाहिए, चाहे डेवलपमेंट का कोई काम हो या सरकार की योजनाएं हो। मैं जब उस पुल पर गया, मैं एक्सपर्ट डिजाइनर जो पुल के होते हैं, मैं आर्किटेक्ट, मैं उनको लेकर के गया, क्योंकि मैं टेक्निकल नहीं तो मैं उसकी चीज़ें नहीं समझ सकता। लेकिन जब उनको लेकर गया, उन्होंने बताया कि ज्वाइंट्स को बदला जा रहा है। ज्वाइंट्स में देखा कि केवल सरिया के टुकड़े डाल करके और उनको रेतीला केवल ऐसे बिना गुणवत्ता विहीन मसाले से, निर्माणाधीन सामग्री से ढक दिया गया, और जब उसको हाथ से उठाया तो पूरा भरभरा रहा है वो, और नीचे गड्ढा हो गया, नीचे दिख रहा है 2.5 महीने के अंदर गड्ढा हो गया। ज्वाइंट बदलने का नंबर आ रहा है 2.5 महीने के अंदर, जबकि 25 से 30 वर्षों के बाद पिछले वर्ष हम लोगों ने नरेंद्र मोहन सेतु में ज्वाइंट्स को बदलवाया था डीएम से कह करके, और 35 से 40 साल के बाद झकरकटी पुल के ज्वाइंट्स बदले गए हैं। और ये 2.5 महीने बाद अगर ज्वाइंट्स बदला जा रहा है, ये यक्ष प्रश्न है कि 2.5 महीने बाद ज्वाइंट्स बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। जगह जगह सड़कों पर, पुल के ऊपर दरारें क्यों आ गई, लहर क्यों आ गई, ये सारी चीजें जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वहाँ पर उसका सैंपल इकट्ठा किया और डीएम साहब को पत्र लिखा है और 2 सैंपल भिजवाए हैं, जिसमें मैंने कहा है कि एक एग्जीक्यूटिव से और एक IIT से दोहरी इसकी जांच कराएं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो, और इनको दंडित किया जाना चाहिए। मैं ये सारे तथ्यों को लेकर के अपने मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा, जो मुझे पता है कि मेरे मुख्यमंत्री जी जो ईमानदारी से काम करते हैं, इन चीजों को तथ्यात्मक देखने के बाद वो इस पर आवश्यक कड़ी कार्रवाई करेंगे, जो नजीर बनेगी। डबल इंजन की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, और जिसमें भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाए, तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, जैसा कि अभी आपने कहा अधिकारी या विपक्ष के इशारों पर ऐसा हो रहा है? ये बिल्कुल हो रहा है। अधिकारी अगर ये कर रहा है, मौके पे दिखाई दे रहा है। मैं सत्ता दल का विधायक हूँ, सरकार है मेरी, मुझे कष्ट इस बात का है कि मेरे ईमानदार मुख्यमंत्री, ये अगर अखिलेश जी के समय का होता तो उनके विधायक ये नहीं उठाते सब। हमारे योगी जी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है गुणवत्तापूर्ण कार्य लोगों को प्राप्त हो, और जनता की जान से खिलवाड़ मैं किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करता, ना होने दूंगा। जैसा कि आपने कहा एग्जीक्यूटिव और IIT से आप जांच करवा रहे हैं, तो इसमें जांच के बाद आने के बाद क्या ये देखा जा सकता है कि इसमें जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां होंगी? बिल्कुल, वो तो जो भी इसमें साजिश हो, तो जांच का काम तो सरकार की तरफ से होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहूँगा, लेकिन जो भी जांच के बाद आएगा तथ्यात्मक, उस पर कार्रवाई होगी। इस तरीके की तमाम सड़कें भी बनवाई हैं आपने, और भी पुल बनवाए हैं, तो क्या उनके ऊपर भी आप इस तरीके की जांच करवा रहे हैं या देख रहे हैं? अपने क्षेत्र के सारे कार्यों को गुणवत्तापूर्ण वो हो, इस पर अपनी निगाह रखता हूँ, इसलिए कि मेरा ये कर्तव्य है, क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री ईमानदार हैं, मेरे मुख्यमंत्री ईमानदार हैं, तो मैं कैसे नहीं इसको ध्यान पे रखूंगा। अगर मैं नहीं ध्यान रखूंगा तो उनको क्या पता यहाँ पर क्या भ्रष्टाचार होगा। देखिए, ये थे हमारे साथ विधायक सुरेंद्र मैठानी जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि ये योगी जी और मोदी जी की सरकार में अगर इस तरीके का कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, क्योंकि योगी जी ईमानदार से है और वो अच्छे से तमाम योजनाओं के लिए पैसा दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर नीचे के अधिकारी या कर्मचारी उसमें कोई भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो उन लोगों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी, HNN न्यूज कानपुर। और देश प्रदेश की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।